हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर की सीरीज को। आपके सामने दिख रहा होगा यूपी स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6। इन दोनों पेपर के लिए हम आज से क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चे 2025 में मेंस देने वाले हैं, जो अप्रैल के आसपास अप्रॉक्स उम्मीद है, और फिर जो बच्चे 2026 के प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास हम पेपर 5 और 6 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों को पूरे पैटर्न को समझना होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कौन कौन से हम सोर्सेस को फॉलो करेंगे, कौन से पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो देखो, सोर्स हमारे क्लियर हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक राकेश सारस्वत जी की बुक ले लीजिएगा। अगर आपने नहीं ली है या कभी नहीं पढ़ा है तो कोई ना कोई एक बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। डायरेक्ट किसी भी कोचिंग के नोट से या हमारे ही नोट से अगर आप डायरेक्ट फॉलो करते हैं, स्पेशली 2026 वाले बच्चे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्योंकि अगर आपने यूपी स्पेशल के पेपर 5 और 6 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट आप नोट से शायद डील नहीं कर पाओगे। इसीलिए बुक पढ़ना बेसिकली जरूरी है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक है, लेकिन मैं पर्सनली जिसको प्रीफर करता हूं वो है राकेश सारस्वत की बुक, तो आप उसे ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे दूसरे जो सोर्स होंगे वो होगा हमारा लक्ष्य भेद का नोट्स है, जो कि हमारा अपना हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है। इसको इसलिए भी रखा गया है क्योंकि हमें मेंस की तैयारी करनी है, न कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो मेंस में क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए बुक के साथ आपको नोट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इस नोट्स को परचेज किया, उसको यूज करना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि सर अगर इस पे एक लेक्चर भी हमें मिलता रहेगा प्रॉपर, तो हम नोट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए ये उन बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन हम कहेंगे कि किसी भी कोर्स की तैयारी करने से पहले या किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले आपको उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। तो चलो पहले आज हम छोटा सा एक प्रीव्यू लेते हैं सिलेबस का। हो सकता है आपको थोड़ा सा लगेगा सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, लेकिन नहीं, ये जब शुरुआत की जा रही है तो आपको पूरे यूपी के बारे में जानकारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हम पेपर 5 की बात करेंगे। अच्छा, ये सिलेबस जो है कि हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, पिन कमेंट में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, जिसमें लगभग 16,000 से अधिक परिवार जुड़ चुका है। उसको ज्वाइन करके आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही जो है कि इसमें सिलेबस लिखे हुए हैं। आइए पहले एक एक करके थोड़ा सा एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं सिलेबस को कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे अगर आप देखोगे तो मार्क कहाँ है भैया, बस एक सेकेंड, मार्क आ जाएगा। देखिए, जो इसमें हमें सबसे पहले जो पढ़ना है उसको अगर हम देखते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। अभी 2024 का जो मेंस दिया होगा, उन्होंने ये देखा होगा कि प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व पे एक प्रश्न आया हुआ था जो कि प्राचीन नगर पे संबंधित है। यही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया 2021-22 के दौरान। तो कहने का सेंस है कि आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास कैसा पढ़ना है। भाई, इतिहास आपको शुरू वहीं से करना जहां से आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न को पढ़ते आए हैं। चाहे वो पाषाणिक सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, बौद्धिस्ट धर्म हो, जैन धर्म हो, मौर्य काल हो, मौर्योत्तर पीरियड हो, गुप्त काल हो, गुप्तोत्तर पीरियड हो। आप कहोगे सर सातवाहन भी पढ़ना है क्या? नहीं मेरे भाई, सातवाहन दक्षिण भारत के शासन में, हम तो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ये सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। फिर उसी के बाद आप देखोगे, कह रहा है कि सभ्यता कौन कौन सी हुई, चाहे वो वैदिक सभ्यता हुई या फिर हड़प्पा की सभ्यता हुई, पाषाणिक सभ्यता हुई, उनकी संस्कृति क्या थी। इन सभी पहलुओं पे आपको एक छोटा सा संक्षेप में चर्चा करनी पड़ेगी, चीजें पता होनी चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। अब उत्तर प्रदेश की जो वास्तुकला है, वास्तुकला का मतलब होता है जब आप किसी मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, आप उसको फील करने के साथ साथ आप उसको टच कर पाते। जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इमामबाड़ा हो गया, रूमी दरवाजा हो गया, झजरी मस्जिद हो गई। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के जो है कि क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। तो इनके संग्रहालय और इनके अभिलेखागार, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद के उत्तर प्रदेश का योगदान। 1857 से पहले मुख्यतः जो जनजाति विद्रोह हो रहे थे, जो नागरिक विद्रोह हो रहे थे, जो किसान विद्रोह हो रहे थे, उनकी चर्चा आपको करनी होगी कि भैया किस प्रकार से भारत उत्तर प्रदेश में कौन कौन से किसान विद्रोह हो रहे थे, कौन कौन से सिविलियन विद्रोह हो रहे थे।
ठीक है, इनकी बात करेंगे। प्लस 1857 की क्रांति के दौरान यूपी के कौन कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया, चाहे वो आपके झांसी की रानी जी का नाम ले लीजिए, बेगम हजरत महल जी का नाम लेंगे, चाहे आप देवी सिंह का नाम ले सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के जो अलग अलग क्षेत्रों से योगदान है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और उनके व्यक्तित्व, तो इसमें केवल आप 1857 की बात नहीं करेंगे, पूरे 1947 तक की बात करेंगे। जैसे राजा सुहेलदेव की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, और भी अलग अलग जो पर्सनैलिटीज है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर इसी तरीके से अब यहां तक आप देखोगे यूपी का एक हिस्टोरिकल पार्ट हमने कवर कर लिया कि भैया यूपी के हिस्टोरिकल पार्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो, अब लगेगा सर जल्दी जल्दी बस आप फॉरवर्ड कीजिए, नहीं, जब हम एक क्लास को शुरू करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उसके सिलेबस को देखा जाए। हम उसी सिलेबस के पेरिफेरी के अंतर्गत रहकर ही पढ़ेंगे, तभी हम मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज तो सिलेबस बहुत बड़े बड़े हैं, क्या क्या पढ़ोगे। जरूरी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, बुक के अकॉर्डिंग नहीं। बुक शुरू होती पहले पेज से आखिरी पेज तक आप लोग पढ़ते हो, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। सिलेबस के पॉइंट वाइज आप टॉपिक को पढ़ोगे तब आप ज्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ रह सकोगे। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के समाज की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के सोसाइटी की बात करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहां पे हम उत्तर प्रदेश के सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे कौन कौन से, गांवों के मुद्दे, शहरों के मुद्दे और जनजातियों के मुद्दे भी। अब जैसे उत्तर प्रदेश की जो तराई बेल्ट आप रीजन देख रहे हो, जो पीलीभीत, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जितना भी आप रीजन देखते हो नेपाल की तराई क्षेत्र में, या फिर आप थोड़ा सा बुंदेलखंड के रीजन में अगर आप देखोगे, जालौन हो गया, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती, ये झांसी, ललितपुर, ऐसे क्षेत्रों में जो जनजातीय समुदाय ज्यादातर रहते हैं, एससी एसटी कास्ट ज्यादा रहती है, या फिर सोनभद्र और मिर्जापुर के रीजन में, तो उनकी सामाजिक संरचना कैसी है, उनके कौन कौन से त्योहार हैं, मेले हैं, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, पर्यटन और सामाजिक प्रथाएं। ध्यान देना कि यहां से ही आप बार बार मेले और वगैरह वगैरह चीजों को याद करते रहते हो जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है यूपी स्पेशल में। लेकिन जब आप इन मुद्दों को ढंग से पढ़ते हैं पूरा डिस्कस करके, एक मिनट, इन मुद्दों को जब आप पूरा पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो जाता है यहां पे। फिर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, तो आपने पहली 4 यूनिट को क्या देखा, हिस्टोरिकल देखा, फिर पॉलिटी देखा, फिर आप सोसाइटी, फिर पॉलिटी पे आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में शासन प्रणाली क्या है, राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र राज्य संबंध, यानी यूनियन के साथ हमारे सेंटर के साथ स्टेट के साथ रिलेशन कैसे हैं, इन पे भी हमें पूरा डिस्कस करना है। फिर हम आते हैं गवर्नेंस के पार्ट पे। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र, राइट, हाई कोर्ट के बारे में बात भी करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि और आगे अगर हम देखते हैं कुछ एक स्पेशल टॉपिक की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि और आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल और राज्य निर्वाचन आयोग, तो इन पर भी डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं कि भैया हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कौन कौन से सुधार किए हैं अपनी निर्वाचन प्रणाली को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए। ऐसे ही डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग समझेंगे पूरे नोट्स के माध्यम से पूरी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर लोकल गवर्नेंस की बात करेंगे, स्थानीय स्वशासन, शहरी और पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे कि जो सामाजिक अधिकार हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार हैं, वैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उन सभी पर हम क्या क्या मुद्दों की बात करेंगे। फिर आते हैं गवर्नेंस के पार्ट पे कि सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार का निवारण कैसे कर रहे हैं हम, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और समाधान योजना, राइट टू इंफॉर्मेशन के बेस पर भी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सभी वो पार्ट हैं जिससे हम ह्यूमन नेचर को या फिर अपने सिविलियन, अपने नागरिकों को, अपने राज्य के नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। इन सभी माध्यमों से हम भ्रष्टाचार को भी कम करते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी रहेंगी। और आगे देखते हैं, पूरी यूनिट एक बार जरा देख लेंगे ना तो फिर हमें चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म्स एंड इसके इंपैक्ट। अब जैसे भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद जो है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जमींदारों के पास बहुत सारी जो है कि भूमि थी, किसानों के पास भूमि नहीं थी या वंचित थे या किसान भूमिहीन थे। तो ऐसी स्थिति में समानता स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए
लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए और साथ ही साथ इसका प्रभाव। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम तो लैंड रिफॉर्म्स पढ़ते हैं कि मृदा अपरदन को रोकना है, वन उन्मूलन को रोकना है, मृदा की गुणवत्ता को बेहतर करना है। तो बस यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक होता है, क्योंकि वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, वो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट होता है, जो पेपर नंबर 6 में पढ़ना होता है हमें। हम पेपर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझ रहे हैं, समाज को समझ रहे हैं, ऐतिहासिक प्रणाली में जो भूमि सुधार होना चाहिए था, जो जमींदारी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए थी, जो किसानों को उनका हक मिलना चाहिए था, हम उस पर बात करेंगे ज्यादातर। हालांकि पढ़ते समय हम दोनों प्रकार के रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे कि एक आपका संस्थागत सुधार जो किए जा रहे हैं, जैसे जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, पट्टेदारी व्यवस्था को लाया गया, लगान व्यवस्था समाप्त की गई। वहीं तकनीकी सुधार पर भी हम बात करेंगे कि कैसे हम सिंचाई व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, मृदा अपरदन को कम कर रहे हैं, उन्नत किस्म के बीज को बो रहे हैं, अच्छी जैव उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। हम दोनों प्रकार के यहां पर पढ़ेंगे पेपर 5 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट को। देखो, जितना भी आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पढ़ रहे हो ना, वो सारे पॉइंट आपको पेपर 5 और 6 में पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, उग्रवाद के बारे में बात करेंगे, फिर जो बाहर राज्य एवं अंतर्राज्यीय जो सक्रियाओं से आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौतियां हो रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साइबर सुरक्षा के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन से नियम है, काले धन को कैसे वैध बनाना और इसकी रोकथाम कैसे हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग जो होती है, यू कहे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, इसको चलिए। अब यहां पर ये सारी चीजें समझने के बाद हमने इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा चुनौतियां, अब जैसे सीमावर्ती क्षेत्र केवल आप नेपाल को मत देखिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा केवल नेपाल से नहीं टच होती है। आप एमपी में देखो, जिस तरीके से जो रीजन है वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उत्तराखंड का रीजन कैसे प्रभावित कर रहा है, दिल्ली हरियाणा का जो गैंगस्टर वाला कल्चर है, जो दबंगई वाला कल्चर है, वो कैसे प्रभावित कर रहा है, और साथ ही जो बिहार और झारखंड से सीमा साझा करने की वजह से बहुत सारे अपराधी अपराध करके इन क्षेत्रों में भाग जाते हैं, या फिर रोहिंग्याई समुदाय जो बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हमें पढ़ने, केवल नेपाल तक अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सीमित दृष्टिकोण है। सीमावर्ती का मतलब हो गया आप उत्तर प्रदेश की चारों तरफ की सीमाओं को कवर करते हुए बताइए कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार की चुनौतियां हैं। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसी में। फिर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, वर्तमान में जो डीजीपी रैंक है या फिर जो स्टेट लेवल की रैंक है, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो क्या क्या कार्य कर रही, कौन कौन सी। जैसे अभी देखोगे यूपी में लगभग 9 जिलों में कमिश्नरेट पद्धति चल रही है, जिसमें बनारस है, प्रयागराज है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है। तो यहाँ के एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे कमिश्नरेट पद्धति के। फिर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे, अब यहां पर आप बजट का आंकड़ा डाल सकते हो 2024-25 में कि भैया हेल्थ पर लगभग 13% सरकार ने खर्च किया है, और 6%, और एजुकेशन पे लगभग जो है कि 13% खर्च किया है। तो ये शिक्षा प्रणाली। फिर भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, जैसे कई बार हम लोग नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो उसमें स्टेट वाइज जब रैंक आती है तो उत्तर प्रदेश कई जगहों पे पहले रैंक पे होता है, कई जगहों पे सेकंड रैंक पे होता है, कई जगह पे टॉप 10 में भी नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो यूपी भारत की अर्थव्यवस्था या भारत के संपूर्ण विकास में योगदान दे सकता है। राजनीतिक योगदान की बात करें तो लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें। लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो उसमें भी अच्छा रिफॉर्म होता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में या एक्सप्रेसवे की बात करें तो हर एक सेक्टर में आपको देखना पड़ेगा ये सभी चीजें। फिर ये आपका एक यूनिट है समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स हो गया। जल शक्ति मिशन के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनजीओ के बारे में बात करेंगे कि एनजीओ किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहां कहां पे एनजीओ चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। और 2 यूनिट और हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन, जो कि मुद्दे क्या हैं, संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ये सिलेबस है कि भैया पर्यटन को लेके क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, जैसे टूरिस्ट गाइड का अच्छा व्यवहार नहीं होता है टूरिस्टों के साथ, या फिर जबरदस्ती मनमाना जो है कि रेट तय किया जाता है होटल वगैरह खाने वगैरह की चीजों पे। आने जाने की जो सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं है। अभी कुंभ को आपने देखा होगा, लगभग 66 करोड़ लोगों ने वहां पे कुंभ में स्नान किया, लेकिन घंटों घंटों 2-2 दिन जो है कि लोग जाम में फंसे हुए थे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक इतना मैनेजमेंट व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से पर्यटन की भी यहाँ पे मुद्दे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, रोजगार कैसे मिलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे बूस्ट करेगी, लोकल लेवल पे जो है कि कैसे डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार इनोवेशन की बात करेंगे। अब विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, या फिर किसी भी और अन्य क्षेत्रों की बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपने देखा कि पेपर 5 का ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम पे जाके वहां से डाउनलोड कर लेना मेरे भाई।
क्लियर हो गई बात। तो ये सिलेबस हमें पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से, तो इसको हम लोग समझते हैं। कहां गया भाई, देखो अगर हम पढ़ने की बात करते हैं, अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको समझनी है वो एक तो समझना भैया कि अल्टीमेटली आपको यहां पे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक तरीके से करनी है कि उसमें हम किसी भी एक टॉपिक को उठाएंगे क्रम वाइज, उसमें हम डिटेल्ड जो है कि एक होता ना बहुत आप सोचोगे बहुत गहराई तक समझाया जाए, नहीं, ये चीज काम नहीं की जाएगी। केवल आपको ये फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से हम पॉइंट वाइज चीजों को तैयार करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन को तैयार करेंगे, किस तरीके से हम कंक्लूजन को तैयार करेंगे और किस तरीके से हम फैक्ट एंड डाटा एंड रिपोर्ट्स को यूज करेंगे। ये पूरी प्रैक्टिस हम टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे, एक ब्रीफ तरीके से नॉलेज को लेते हुए चलेंगे। नोट्स की मैं बात करूं तो जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नोट्स को कैसे यूज करेंगे, तो देखिए ये हमारे नोट्स रहेंगे जो ऊपर नीचे हो जाएगा भाई, हाँ यहां आप देख सकोगे कि ये ग्लैंस एकेडमी, शरद सर और निशु मैम, ठीक है, ये आपका यूपीएससी यहां पे हटा देना, यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली ये स्पेशल नोट्स है ना, ठीक। और ये पेपर 5 की बात है, वही पूरे सिलेबस को हमने इसमें मेंशन किया है। साथ ही साथ 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो इसमें मेंशन है, हालांकि सिलेबस में हमने 2024 तक के पूरे मेंस के पेपर को दिया। और ये हमारे कुछ इस तरीके से नोट्स हैं जो हमें देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप ये नोट्स देख सकते हो, इन्हीं नोट्स की मदद से मैं आपको जो है कि पूरे टॉपिक को डिस्कस कराऊंगा। साथ में राकेश सारस्वत जी की जो बुक है जो हमने पढ़ी है उसको जो है कि डिस्कस करेंगे ताकि चीजें आपके लिए बेहतर हो सके या आसान हो सके। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा मेरे भाई वो हमारा उत्तर प्रदेश के जो इतिहास में अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, क्या था पहला टॉपिक, अगर मैं सिलेबस को एक बार देख लूं, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति और प्राचीन शहर। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मेरे भाई प्रागैतिहासिक काल से। कहां से पढ़ना हमें, प्रागैतिहासिक काल से, ठीक। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं ये किसका पढ़ेंगे, हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, हम यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। अच्छा आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर हम कैसे इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते वो लोग, जबकि वीडियो के नीचे कमेंट में मतलब वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया था जहां से आप ये नोट्स को परचेस कर सकते हो, या फिर यहां से नोट डाउन कर लो। इसमें परिणाम शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसे भी ले सकते हैं, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं जो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स होते हैं और ये सबसे रामबाण नोट्स हैं, चाहे वो 23 के प्रीलिम्स में हो, चाहे वो 24 के प्रीलिम्स हो, चाहे वो 25 के प्रीलिम्स हो, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया इससे। तपस्या शॉर्ट नोट जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को लेकर है। मेंस ओरिएंटेड अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है लक्ष्य भेद की श्रेणी, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और पेपर 5 और 6 है। कहां से आप डिटेल ले सकते हैं इसके लिए, तो आप इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक बार अलग से भी लिख देता हूं 8527594636। इस नंबर पे आप ओनली मैसेज करेंगे तो मेरे भाई रिप्लाई मिल जाएगा, अदरवाइज आप वेट करते रहोगे, कॉल रिसीव नहीं होती है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। बाकी टॉपिक पे दोबारा आते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। अब आपको यह समझना होगा कि हम भारत का नहीं पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं गुरुजी, सीधी सीधी सी बात है कि हम अब यहां पर आप देखोगे कि मैंने डिस्प्ले पर जो हमारे मेंस के नोट्स हैं वो मैंने डिस्प्ले पे साइड पे लगा दिया है, इसलिए नहीं कि जो है कि मैं इसको एक डिक्टेट नहीं करूंगा, डिक्टेट तो करूंगा ही, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर जो आप चीजें बता रहे हो कि जो हमें लिखनी है एग्जाम में, जो डायरेक्टली हमें प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मेरा ध्यान देना मेरे भाई, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया कि जो बच्चे स्पेशली 2025 में पेपर देने वाले हैं या जिन्होंने 2026 के लिए इन नोट्स को परचेस किया है वो पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि हमें एक्चुअल में कितनी चीजें पढ़नी है। और बाकी किताब तो मेरे भाई आपको पूरी पढ़नी है ना, किताब को तो जो है कि मैं नहीं रोक सकता, और किताब पढ़नी ही पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो समय आता है वो आता है प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है। वो क्या आता है मेरे भाई, प्रागैतिहासिक काल, दिख रहा है प्रॉपर,
हाँ ठीक है, इतना दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में कि यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद हम हड़प्पा काल पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम महाजनपदा काल पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैसा जैसा हमारा सिलेबस चलेगा वैसे वैसे। क्योंकि एक मेजर यूनिट तो आपकी दे दी कि भैया उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात करो, फिर मध्यकालीन इतिहास की बात करो, फिर आप आधुनिक भारत की बात करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो हमें कैसे करना है, पहली चीज कि पहले तो आपको क्या करना है मेरे भाई, पहले आपको एक मैप बना लेना है। क्या करना है, एक मैप बना लेना। और जरा यूपी का मैप जो है कि हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा मैप बन गया है। अब यहां पर ध्यान देना है कि प्रागैतिहासिक काल में जो भी लोकेशन आपको पता है कौन कौन सी है, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो हम देखो इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं मेरे भाई, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका आएगा वो आएगा पुरा पाषाण काल। क्या आएगा, पुरा पाषाण काल आएगा। दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, मध्य पाषाण काल आएगा, ठीक है। और तीसरा जो आएगा वो आएगा नवपाषाण काल, ठीक है। तीसरा जो आएगा नवपाषाण काल आएगा। अब इन तीनों के अंतर्गत आपको स्पेशली ये पता होना चाहिए कि अगर ये प्रश्न आता है भैया कि प्राचीन काल में या प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करो, तो आपको लोकेशन वाइज बताना पड़ेगा कि सर इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम इंडिकेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, हाँ ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी है स्पेशली। अब जरा देखो, अगर मैं कहूं कि सर पुरा पाषाण काल में जो मुझे क्षेत्रों में जो जगह मिली है वो स्पेशली बेलन घाटी नदी का जो क्षेत्र है, जो प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रमुख क्षेत्र मिले हैं, अगर आप इस नोट्स को देख पाओगे तो इन्हीं मैंने उस तरीके से लिखा है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, कुछ इस तरीके से फ्रेमिंग कर देनी है। जैसे अगर आप देखोगे कि हमें प्रयागराज एक लोकेशन हमने लिख दी कि यहां पे प्रयागराज की जो बेलन घाटी थी, या फिर सोनभद्र की जो हमें सिंगरौली घाटी है, ठीक है, सोनभद्र की जो सिंगरौली घाटी है, या फिर चकिया चंदौली, ठीक है, चकिया ये एक जगह है चंदौली में। तो यहां से भी जो भी प्रमाण हमें मिले हैं वो आप मेंशन करेंगे। प्रयागराज की बात करें तो हम यहां पे बेलन नदी घाटी की बात कर लेंगे, ठीक है, बेलन घाटी की बात करेंगे। और सोनभद्र की बात करेंगे तो सोनभद्र में सिंगरैनी घाटी की बात करेंगे, जहां से हमें कुछ प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक। अब आपने क्या बताया कि सर हमने पॉइंट वाइज चीजों को बताना शुरू किया। आप इतना ज्यादा समय होता ही नहीं है, ना ही इतने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होते हैं कि आप इन चीजों को बहुत कहानी के तौर पे लिख पाओ। इसीलिए मैंने कहा था किताब पढ़े रहोगे तो पॉइंट वाइज चीजों को आप नोट से डिक्टेट कर पाओगे, आराम से लिख पाओगे। अब जैसे अगर आप देखोगे कि बेलन नदी घाटी से हमें क्या मिला है, एक अस्थि निर्मित जो है कि मातृ देवी मिली है। कौन मिली है, अस्थि निर्मित, एक मिनट, अस्थि निर्मित है मेरे भाई, ठीक है। अस्थि निर्मित का मतलब हो गया जो हड्डियों से बनी हुई। कौन बनी है, मदर गॉडेस मिली है, या फिर हम लिख सकते हैं कि मातृ देवी मिली है। तो ये आपका जो प्रमाण है वो पुरा पाषाण काल में आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। पुरा पाषाण काल में क्या करना है मेरे भाई, मेंशन कर देना है। फिर अगर आप इसी में आगे देखते हो कि जैसे ही आपसे पूछा गया कि सर मध्य पाषाण काल में हम क्या क्या बातें लिखेंगे, जरा हमें यह भी तो पता रहे कि मध्य पाषाण काल में हम क्या क्या बातें लिखेंगे। मैं फिर आपको बता दूं, आप अगर यहाँ पे पूरे यूपी स्पेशल को पढ़ने के हिसाब से आए हो तो हो सकता है आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आप डिसअपॉइंट होगे कि सर आप तो बस पॉइंट वाइज चीजें बता रहे हो। लेकिन मैं अगर 2025 की बात करूं, 26 की जो मेंस की बात है, जो स्पेशली मेंस ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, वो अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आप हो इस समय। अब जैसे मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोकेशन आप यहां पे लिख सकते हो, जैसे सराय नाहर, ठीक है, नाहर, सराय नाहर राय भी लिख सकते हो, या फिर दूसरी आप लोकेशन लिख सकते हो दमदमा लिख सकते हो, तीसरी आप लिख सकते हो मौदहा लिख सकते हो। अब ये लोकेशन जैसी आपने मध्य पाषाण काल में लिखी, और एक और आप लोकेशन लिख सकते हो चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ठीक है। यही आप किताबों में पढ़ोगे, लेकिन आपको पॉइंट वाइज चीजें मैं कर रहा हूं। और ये तीनों जो लोकेशन है ये आपको बता देना है कि सर ये प्रतापगढ़ में है। कहां पे है, प्रतापगढ़ में। और ये पर्टिकुलर लोकेशन आपकी कहां पे है, ये
इलाहाबाद में है। अब यहां से जो जो प्रमाण मिले हैं आपको वो आपको बताने पड़ेंगे, तभी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आप बिल्कुल सही चीजों को बता रहे हो, आप बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो अपनी सारी बातों को। जैसे यहां पे देखोगे तो हमें झोपड़ी फर्श मिले हैं, यानी जो झोपड़ी होती है जिसमें रहते हैं लोग और उसके जो फर्श वगैरह होते हैं ना, जो जमीन पे रहते हैं, जो लिपाई वगैरह कर लेते हैं, वो मिले हैं। साथ ही साथ यहां पर हमें अस्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं। क्या मिला है दोस्तों? अस्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं। और इसके साथ अगर हम कहेंगे कि 14 हमें समाधान कब्रें मिली हैं, या समाधान भी कह सकते हो इसको, ठीक है। क्या मिली है? 14 हमें समाधान कब्रें, मतलब वही दफनाया जाता था ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सिर जो है कि इनका वेस्ट में था और पैर इनका ईस्ट में था। और आप इसके साथ और आगे बात करोगे तो सर 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं? 8 गर्त चूल्हे भी आपको मिल गए हैं। तो ये प्रमाण आपने दे दिया। जैसे ही आप मदहा की बात करोगे तो मदहा से सर आपको क्या क्या मिला है, ये भी तो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना। जैसे हड्डियों के औजार मिले हैं वहां पे, ठीक है। इसमें आपको सोचना नहीं है, बस इसमें तो कुछ चीजें आपको लिख देनी है। जो हड्डियों के औजार भी मिले हैं, कुछ युगल समाधियां मिली हैं, समाधियां कह दो चाहे समाधियां कह दो, कुछ युगल समाधियां भी मिली हैं। और हड्डियों के औजार के साथ आपको आभूषण भी लिख देना है कि सर आभूषण भी मिले थे। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर इन क्षेत्रों पे कुछ विशेष आपने देखा कि गर्त चूल्हे, समाधान, झोपड़ी और समाधियां, कुछ विशेष, अदरवाइज तो प्रागैतिहासिक काल का तो कल्चर ही रहा है मेरे भाई कि हड्डियों से खेलना, हड्डियों के औजार होना, आभूषण होना, फिर आगे जाके पत्थरों की और नुकीले जो है कि शार्पनेस आना, चॉपर चॉपिंग, सभ्यता का विकास होता है। ये सभी चीजें तो आपके यूपी में भी देखने को मिलेंगी, चाहे और भी जगह जहां जहां पाषाणिक सभ्यता का विकास हुआ। तो ये कॉमन फैक्टर है जो आपको इंक्लूड कर देने हैं। दमदमा की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों। दमदमा से अगर हम बात करते हैं, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं दमदमा के बारे में कि यहां से आपको 41 जो है कि अंतिम संस्कार के कलश मिले हैं। अब कैसे ये पता चलेंगे? अंतिम संस्कार के कलश मिले हैं, ठीक है। अंतिम संस्कार के कलश, जैसे होता ना आज भी जब अस्थियां जो है कि जला दी जाती हैं, तो जो अस्थियों की राख होती है वो हम किसी कमंडल में जो है कि या किसी लोटे में या किसी घड़े में भर के ले आते हैं और गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इस तरीके के जो है कि हमें कलश देखने को मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग अंतिम संस्कार में विश्वास रखते थे। एक होता है कि दफना दिया जाए, जैसे वर्तमान में इस्लाम धर्म में क्या होता है, दफना दिया जाता है, तो वहां पे कुछ इस कलश की परंपरा नहीं होती है। लेकिन हिंदू धर्म में या और धर्मों में क्या होता है, जलाने की परंपरा होती है। तो जो उनकी राख होती है उनको गंगा में विसर्जन करने के लिए जो है कि उसे हम कलश में एकत्रित करते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। दमदमा से एक और बात बता दोगे कि सर 5 युगल समाधियां और मिली हैं। क्या मिली हैं? 5 युगल समाधियां और मिली है। तो इतनी सारी पॉइंट, आप जो चीजें आपने नोट्स में देखा है, बस मैं आपको तैयार करा रहा हूं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि आपको फ्रेमिंग कैसे करनी है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले टॉपिक समझ लो, फिर एक क्वेश्चन अगर हम उस पर ओरिजिन करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसको कैसे फ्रेमिंग करनी, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सर चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो के बारे में भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो सिंपल लिख दो कि भैया प्रयागराज के चौपानी मांडो से हमें आभूषण वगैरह, हड्डियों के औजार वगैरह सारी चीजें मिली हैं, ठीक। तो अब ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल। अब हम बात करेंगे कि सर नवपाषाण काल में भी तो कुछ ना कुछ मिला होगा। बिल्कुल मिलेगा सर, तभी तो हमारा जो है कि प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक कवर होगा। डेली देखो हम लोग एक एक टॉपिक अगर कवर करने का प्रयास करेंगे ना, तो हो सकता है अगले 3 महीने तक जो है कि आराम आराम से हम लोग पेपर 5 और 6 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि एक दिन की यात्रा नहीं है ये। आपको अगर 25 का मेंस देना है तो भी आपको जो है कि रेगुलर बाकी पेपर भी पढ़ने, पेपर 5 और 6 आप यहाँ से तैयार कर सकते हो या फिर नोट्स के माध्यम से तैयार कर सकते हो। अगर आपको 26 में पेपर देना है तो अभी से उसका एक पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। ये उम्मीद मत करो कि आपको कोई लेक्चर प्रोवाइड करेगा, पूरा कोई पढ़ाएगा, तो वो शायद बेहतर नहीं है, क्योंकि आपको खुद से उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहनी पड़ेगी। ठीक है। अब नवपाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमें बेलन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेलन नदी घाटी से हमें क्या मिला है, बताओ जरा। बेलन नदी घाटी से प्रयागराज के तट पर या प्रयागराज के
कोल्डियावा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चावल साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, अगर हम यहीं पे एक और पॉइंट देना चाहें कि लहुरा देव से हमें कृषि के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? लहुरा देव जो संत कबीर नगर में, वहां से हमें कृषि के प्रमाण मिले हैं। बस इतना ही अगर आप बता देते हो तो बिल्कुल जो है कि मान लिया जाएगा कि आपने चीजों को प्रेजेंट कर दिया। नवपाषाण काल में बेला नदी घाटी, कोल्डियावा, लहुरा देव, और एक दो लोकेशन आप लिखना चाहो तो मिर्जापुर लिख सकते हो, सोनभद्र लिख सकते हो, ये सारी लोकेशन आप डिस्कस कर सकते हो। समझ में आ गया मेरे भाई? चलो, और इसी में जो है कि उपकरण, हथियार वगैरह ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेरे भाई, अब हम बात करेंगे बच्चों किस पे? अब हम बात करेंगे कि सर अगर इन पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक, अब अगर देखोगे आप तो मैंने क्या किया, स्पेशली कुछ और नहीं, बस इस पॉइंट को ही पूरा डिस्कस कर दिया, और यही चीजें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से मेरे भाई, अगर सच में अगर आपने पेपर कभी दिया होगा मेंस का, तो आपको भी पता होगा सर इससे बाहर हम लिख ही नहीं पाएंगे, या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, तो आपको भी पता है कि 125 शब्दों में इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, 200 शब्दों के लिए भी पर्याप्त है। अब हम एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे मेरे भाई कि अगर सर हम मान के चले कि भैया उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल पे एक प्रश्न आ जाता है, चलो हम लोग एक प्रश्न बनाते हैं, ठीक है? जब तक प्रश्न नहीं बनेगा तब तक आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक, कुछ दिख रहा है अब? हाँ दिख रहा है, लेकिन बहुत ऊपर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं इसको और नीचे कर देता हूं, ठीक है? या इन शॉर्ट अगर कहोगे तो मैं कर दूंगा। प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल पर चर्चा करें। अब आप कहोगे सर ऐसा प्रश्न आएगा? हो सकता है आ जाए, या फिर जो है कि इसमें कुछ और विशेष करके पूछ ले, नवपाषाण काल को ही पूछ ले स्पेशली, या फिर हो सकता है विशेष रूप से मध्यपाषाण काल पूछ ले, या प्राचीन काल पूछ ले, पुरापाषाण। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जैसे ही हम उत्तर लिखने की परंपरा में आएंगे तो पहले हमें एक बेहतर तरीके का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। अब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन आप कैसे शुरू करोगे? देखो इंट्रोडक्शन दो तीन तरीके से होता है। एक तो आप फैक्ट से शुरू कर सकते हो, पहली चीज। आप किसी डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, किसी भी डेफिनेशन के माध्यम से, या कोई आप रिपोर्ट के माध्यम से शुरू कर सकते हो, ठीक, या फिर कोई कॉन्सेप्ट के माध्यम से शुरू कर सकते हो। हालांकि इसको बहुत बेहतर नहीं समझा जाता, जितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है उतना बेहतर इसको नहीं समझा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल के कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो लिख दोगे सर जिसका इतिहास लिखित नहीं है, शिकारी जीवन से युक्त जीवन को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण सभ्यता का जो है कि यहाँ पे विकास हुआ, पत्थरों का बाहुल्य था, ये सब कॉन्सेप्ट है। ये तब काम आता है जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है। लेकिन मेरे भाई हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, मतलब कि एक ऐसे प्रमाण दे रहा है, कोल्डियावा का नाम दे दो, लहुरा देव का नाम दे दो, वहां से इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। चलो अगर हम इनकी बात करते हैं, यहां से इंट्रोडक्शन अगर हम शुरू करना चाहें कि भैया कि कोल्डियावा से चावल के साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। अब ये कहोगे सर दर्शाता है कि सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई ये रटा रटा है, मेरा भी नहीं है। बस दो बातें ध्यान दो कि मैंने कोल्डियावा का जिक्र करते हुए जो है कि बता दिया कि भैया प्रागैतिहासिक काल में एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति दिखाता है, कृषि प्रणाली को दर्शाता है। कुछ भी आप ऐसे एड ऑन करके जब लिखना शुरू करोगे ना, प्रैक्टिस से यार आएगा। एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते ही आप परफेक्ट बनोगे। लेकिन सोचोगे आज ही सर मुझे आ जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। जब आप इस फील्ड में उतरोगे तैयारी में, तो क्या पहले दिन ही आपको लग गया कि हाँ मेरे को सब तैयार हो गया, प्रीलिम्स हो जाएगा?
हो गया तो बेहतर है, लेकिन नहीं हो पाता तो आपको लगता है यार अभी हार नहीं माननी है, अभी तो मुझे एक ठोकर मिली कि कौन कौन सी चीजें मुझे नहीं पढ़नी थी, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो आप फिर रिफॉर्म करते हो, फिर खड़े होते हो, फिर जो है कि लड़ते हो मैदान में। तो ठीक इसी प्रकार से, तो कहने का मतलब है कि भाई किसी भी एक इंट्रोडक्शन को शुरू करने के लिए हमें एक आध फैक्ट की जरूरत होती है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो आपको फैक्ट देना पड़ेगा। अब देखो हमने टॉपिक पे चर्चा की, अब हम प्रश्न की फ्रेमिंग भी कर रहे हैं, जैसे आपको पता रहे कि हमको प्रश्न अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम पूरी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे भाई, हमेशा जब भी कॉपी मिलती है ना, तो उसको इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, शुरू में नहीं, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो जगह मिलती है वहां पे एक यूपी का मैप बनाइए, कोशिश करिए कि साइड में बनाना चाहिए, पूरे प्रॉपर नहीं। क्यों? अब देखो प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा बहुत तो यूपी का मैप बनाना कुछ ज्यादा ही, मतलब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यूपी का मैप बनाना सीख लोगे, ठीक है, क्योंकि मैप की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर जब तक आप मैप नहीं बनाओगे तो फिर ऐसा लगेगा कि यूपी आपका अधूरा है। अब इस मैप में हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर दो, जरूरत तो नहीं है लेकिन हमें कुछ चीजें पता है तो हम लोकेट कर देंगे कि भैया यहाँ पे हमने जो है कि सराय नाहर लिख दिया, यहाँ पे हमने मौदहा लिख दिया, यहाँ हमने दमदमा लिख दिया, यहाँ हमने चौपानी मांडो लिख दिया, यहाँ पे हमने चकिया लिख दिया, यहाँ हमने सिंगरौली घाटी लिख दी। ये सभी लोकेशन आपको ट्रैक करके बता देनी है। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि भाई बच्चे को पता है कि ये प्रागैतिहासिक काल का विस्तार यहाँ के क्षेत्रों में दिखाना चाह रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जामिनर न चाहते हुए भी एटलीस्ट आधा नंबर तो दे ही देगा अगर आपने मैप में सही लोकेशन दर्शा दी। अब पता चला आप में से कुछ महानुभाव क्या करेंगे, आप में से कुछ महानुभाव ये करेंगे कि सर यहां हमने चौपानी मांडो दिखा दिया, यहां हमने सराय नाहर राय दिखा दिया, यहां हमने मौदहा दिखा दिया। एग्जामिनर समझ लेगा कि आपको यूपी का मैप तो बनाना आता है लेकिन लोकेशन को ट्रैक करना नहीं आता, कि यहां तो मेरे भाई बिजनौर मुरादाबाद का रीजन आता है, ठीक है, अपर नेपाल की तरफ, यहां तो ललितपुर लटक रहा है, यहां बीच में तो लखनऊ का क्षेत्र आता है, बरेली मुरादाबाद का क्षेत्र आता है। मेरे भाई यहां जब दिखाओगे सोनभद्र, यहां पे असर प्रतापगढ़, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर, तब एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को आता है। तो ये आपको चीजें बनानी ही बनानी है। अब आ जाते हैं मेन बॉडी में। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूं मेन बॉडी, हालांकि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब मेन बॉडी को जब भी प्रेजेंट करोगे तो आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 3 पार्ट में हमेशा फ्रेमिंग करने की कोशिश करो, हमेशा डायग्राम बेसिस पे लिखने की प्रयास करो। क्योंकि होता क्या है ना, एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, रैंडम जो है कि 90% बच्चे क्या होता है कहानी के फॉर्म में लिखते चले जाते हैं, कोई उसमें फ्लो चार्ट नहीं, कोई उसमें डायग्राम नहीं, कोई उसमें मैपिंग नहीं। एग्जामिनर बेचारा देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, थका जा रहा है, अरे यार सब एक ही जैसा लिख रहे हैं, सब एक ही। अचानक आपकी कॉपी सामने आई, उसने मैप देखा, खुश हो गया यार कि चलो कुछ तो मिला, कुछ नया मिला, इनोवेटिव। फिर उसने आपकी फ्रेमिंग देखी कि भैया फ्रेमिंग में आपने क्या लिखा है कि सर यहाँ पे मैंने पूरा पाषाण काल को लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ पर सर आपने जो है कि मध्य पाषाण काल को लिखा है, फिर यहाँ पे आपने नवपाषाण काल को लिखा है। तो उसको लगा हाँ ठीक है, बच्चे ने ठीक लिखा है। यहाँ पे आपने बात कर दी कि सर यहाँ पे हमें अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक। मध्य पाषाण काल में सर हमको सराय नाहर राय मिला है, मौदहा मिला है, दमदमा मिला है, चौपानी मांडो मिला है। सराय नाहर से हमें क्या मिला है, गर्त चूल्हे मिले, झोपड़ी के फर्श मिले हैं। मौदहा से हमें जो कलश वगैरह मिले हैं, दमदमा से कलश मिले, सॉरी महादहा से नहीं, दमदमा से मिले हैं। फिर चौपानी मांडो से लिख दो आभूषण मिले, हड्डी के औजार मिले, ये सारी बातें जिक्र कर दो। नवपाषाण काल में जैसी आए तो सर हमें जो है कि संत कबीर नगर के लहुरा देव से कृषि प्रमाण मिले हैं, कोल्डियावा से हमें जो है कि क्या मिले, चावल के प्रमाण मिले हैं। फिर इसी तरीके से हमें मिर्जापुर वगैरह के क्षेत्रों से भी कुछ प्रमाण मिले हैं। तो एग्जामिनर खुश होता है। ये तरीका होता है कि आप एग्जामिनर की जेब में से नंबर को खींच के लाओ, नहीं तो वो तो अपनी जेब में रखे ही रखा है कि भैया 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा, 12 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा, 4 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन वो लगातार एक ही पैटर्न पे कॉपी पढ़ता जा रहा है। और ये हकीकत बता रहा हूं यार, जब हम मेंस लिख रहे होते हैं तो एक बेंच पे 2 लोगों को बैठाया जाता है, साइड वाले की कॉपी देखो, इधर वाले की देखो, नकल नहीं करनी होती क्योंकि वो सही लिख रहा है कि नहीं ये भी पता नहीं है, पैटर्न देखने को मिलता है। हमारे आसपास जो बैठे होते हैं, कुछ लोग फ्रेमिंग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग पैटर्न यूज कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम बस कहानी की तरह लिखे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उपन्यास पढ़ रहे हैं, नोवेल पढ़ रहे हैं। तो यार इतनी बोरियत कॉपी लिखोगे तो क्या एग्जामिनर आपको इंप्रेस होकर नंबर देगा? कहानी तो लगभग सब यही लिख रहे होंगे ना, आपके पड़ोस में बैठा बच्चा भी यही लिख रहा होगा, लेकिन आप उसको फ्रेमिंग जब दोगे, आप थोड़ा सा उसको डिजाइन बना के दोगे। अब ये भी नहीं कि आप उसमें रंगोली बनाने लगो, कलाकारी करने लगो, नहीं, ये जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बस एक बेसिक फ्रेमिंग करते चलो, आपका आंसर एक बेहतर आंसर माना जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो उसके बाद आपको लिख देना है कंक्लूजन।
अब कहते तो हैं कि सर कंक्लूजन तो फ्यूचरगामी होता है, भविष्यगामी होता है, ठीक है। कंक्लूजन भविष्यगामी सामान्यतः सामाजिक मुद्दों पे होता है, राजनीतिक मुद्दों पे होता है, आर्थिक मुद्दों पे होता है, लेकिन ऐतिहासिक मुद्दों पे कहां से बनाओगे? तो एक छोटा सा कीवर्ड्स है, छोटा सा कीवर्ड, हालांकि मैं कीवर्ड की भी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन सी टैगलाइन है, कौन कौन से निमोनिक पैटर्न है जिनको आप यूज करके अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकते हो। जो भी कंक्लूजन है आप सीधे सीधे लिखो कि उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक कला भारत की जो ऐतिहासिक कला के साथ साझेदारी करती है, ऐतिहासिक कला के साथ साझेदारी करती है, या यूं कह सकते हो कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के साथ एक साझेदारी को निर्मित करती है, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, अपने इतिहास के महत्व को और महत्वपूर्ण रूप से दर्शाती है। ऐसे बता सकते हो, या फिर और भी जो आपको बेहतर कंक्लूजन आ जाए। जैसे अभी क्या है कि अभी मैं कंक्लूजन नहीं इरेज कर पा रहा हूं, दिमाग में नहीं उठ रहा है, लेकिन जब लिखने बैठते तो एक बेहतर कंक्लूजन आता है। तो आप लोग भी कुछ इसी तरीके की चीजों को यूज करते हुए आप बेहतर कंक्लूजन लिख पाएंगे। और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, इन दोनों के लिए ही मैंने कहा था कि मेरे भाई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां से आपको क्या होते हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। टॉपिक के साथ साथ आपको कीवर्ड्स का यूज करना होता है मेरे भाई, कंक्लूजन में भी यूज करना होता है, इंट्रोडक्शन में भी यूज करना होता है। और ये आपको किसी भी बुक्स या किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं करोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में पूरी एक फ्रेमिंग दी होती है। बात यहां तक क्लियर होगी मेरे भाई? अगर हो गई है तो यस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अब हमारा जो कल का लेक्चर होगा, ठीक है, जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो हमारा होगा महाजनपद काल पे। हम लोग डेली कुछ ना कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हालांकि इसी बीच में हम क्या करेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में है वो थोड़ा सा हम कल की क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। आज इसलिए भी थोड़ा ज्यादा लंबा क्लास चला गया क्योंकि हमें शुरू में सिलेबस को भी डिस्कस करना था। तो हम कल की क्लास में हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस करेंगे, प्लस महाजनपद काल को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। बात क्लियर होगी यहाँ पे? फिर महाजनपद काल के बाद धीरे धीरे हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। जो भी यूपी से संबंधित इतिहास रहेगा हम उस सभी पे चीजें को चर्चा करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना दोस्तों। और बाकी जो छात्र कह रहे हो कि सर हमें नोट्स वगैरह कैसे मिलेगा, तो नोट्स के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना 8527594636। इस पे आप मैसेज करके बोल देना कि सर हमको मेंस के नोट्स चाहिए, ठीक है। और ये नोट्स आपको ओनली हिंदी मीडियम में ही अभी प्रोवाइड हो रहे हैं। और दूसरा, ये केवल पीडीएफ होती है, मार्केट के चक्कर मत रहना, क्योंकि मार्केट में हमारे नोट्स नहीं आते हैं। और इसलिए आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। केवल मैसेज करोगे मेरे भाई तो रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा बहुत वेट कर लिया करो, आधे पौन घंटे के अंदर हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर कर देती है। तो उम्मीद करता हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। और भी कोई क्वेरीज हो या कोई भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चीज को डिस्कस करने को लेकर, तो जरूर वीडियो के नीचे कॉमेंट करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।